हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, JSSC CGL पेपर 2 हिंदी मॉक टेस्ट हमारे यह सीरीज है और इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया जो मिक्स क्वेश्चन है, यानी सारे चैप्टर से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह टेस्ट पर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और 50 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर 50 सवाल में से अगर आपके जो है 40 सवाल सही होते हैं तो आपकी जो पेपर 2 हिंदी की तैयारी जो है बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। और हमारा पहला सवाल है कि हानि लाभ में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जो है द्वंद्व समास। यहाँ पर ABC तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि हानि लाभ जो है फ्रेंड्स यह है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है हानि लाभ जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। फ्रेंड्स, बात करें अगर द्विगु समास की तो आपको याद रखना है एक चीज़, जो संख्यावाचक रहेंगे यानी जो संख्या से समझ रहेंगे वह द्विगु समास होता है, यानी संख्या पूर्व द्विगु। और तत्पुरुष समास में जो है फ्रेंड्स उसका प्रथम पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष समास पे, और बहुब्रीहि समास पे दोनों पद जो है प्रधान नहीं रहते हैं, लेकिन जो बहुब्रीहि समास में जो विशेषता बताते हैं, एक अलग अपने जो मूल शब्द हैं उनसे एक अलग विशेषता बताते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। हमारा दूसरा सवाल है कि सप्तर्षि में कौन सा समास है। सप्तर्षि में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु। सप्तर्षि में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 7 आ गया, 7 सप्तर्षि यानी 7 आ गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया संख्या, और जब संख्या आ जाएंगे तो वह हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट सवाल है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है। ये जो कच्चा चिट्ठा खोलना यह मुहावरा है, तो इसका जो है ना या कान का कच्चा होना। तो फ्रेंड्स 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना का जो शब्द का अर्थ होता है सारा भेद खोल देना होता है। तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई पाँव दबाता है, चापलूसी करना, इधर उधर की हाँकना या तलवे में छाले हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चापलूसी करना। तलवे चाटना जो मुहावरे का प्रयोग होता है चापलूसी करने में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है, पराया, अपना, जागरण या सभ्य। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कौन जो है एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जागरण। जागरण जो है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक या गंगामृत, यहाँ पर अमृत होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति या धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये जो है सारे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप क्या है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का जो अधिकारी रूप है वह क्या है, तो वह जो है हिंदी के अन्य पुरुष का जो निश्चय सर्वनाम अधिकारी रूप है। लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। लेखक या वक्ता जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे करण कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक। अगला सवाल है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक जो है उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप होगा, क्या होगा, मुझसे, हमसे, मुझको या हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमसे। अपादान कारक और उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप हो जाएगा हमसे। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। ये जो यहाँ पर है बेताल पचीसी, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो समुदायवाचक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समुदायवाचक का उदाहरण है बेताल पचीसी। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, यानी नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से कौन सा युग्म जो है विशेषण नहीं है, तो राम लक्ष्मण जो है यह विशेषण नहीं है, यह संज्ञा है। जबकि छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 ये जो है विशेषण युग्म है और राम लक्ष्मण जो है विशेषण युग्म नहीं है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो यह जो है क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक, आज्ञार्थक या द्विकर्मक। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है।
रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, बिना सामान लाती है, या बच्चा जोर से रोया। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चा जोर से रोया। यह जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश जो भाषा है इसका विकास जो है किस भाषा से हुआ है? तो प्राकृत से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का समय उसे क्या कहते हैं? तो संक्रांति काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संक्रांति काल। नेक्स्ट सवाल है, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी की अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है, जबकि गुजराती को, मराठी को और हिंदी को आधुनिक आर्य भाषा माना जाता है। भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 1 में और अध्याय 17 धारा 343। भाग 17 पर जो है यानी अध्याय 17 पर राजभाषा का उल्लेख है और धारा 343 पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। पाकशाल किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। पाकशाल जो है यह यौगिक शब्द का उदाहरण है। अगला सवाल है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। साहित्य के इतिहास की जो है एक विधि नहीं है, तो क्या है? रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति, प्रवृत्ति, मूलक्रम या आकार आदि कर्मठ लेखकों का कालक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार आदि कर्मठ लेखकों का कालक्रम यह जो है नहीं है। अगला सवाल है, अमरकोश ने बोली का रूप बताया है। अमरकोश जो है इसने किस बोली का रूप बताया है? तो ये सभी हो जाएगा आंसर, यानी वाक का, भाषा का और गिरा का। अमरकोश ने ये तीनों को जो है बोली का रूप बताया है। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत है, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनन्वय। अनन्वय अलंकार है। भारत के सम भारत में जो है अनन्वय अलंकार है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? भरत मुनि यानी आचार्य जो भरत मुनि है उनके रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भट्ट लोल्लट। भट्ट लोल्लट जो है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ऐसा कौन सा जो विचारक है, जो पश्चिमी विचारक है, जो 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल टेलर क्वाद्रिजिए नहीं थे। जबकि 20वीं सदी में जो पश्चिमी थे वह थे बेनेडिक्टो क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड्स और सिगमंड फ्रायड। तो क्रोचे, रिचर्ड्स और फ्रायड जो है यह 20वीं सदी में पश्चिमी के थे। अगला सवाल है, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? तो साधारणीकरण से की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साधारणीकरण। कि रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना भारतीय सिद्धांत से की गई है। तो किस भारतीय सिद्धांत से? तो साधारणीकरण से की गई है। अगला सवाल है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एफिडेविट, यह इजी प्रश्न है, आप सभी को मालूम होगा कि एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसके आंसर हो जाएगा शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शपथ पत्र। अगला सवाल है, पत्र व्यवहार को कहते हैं, पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं? शिकायत, संदेश, पत्राचार या सूचना? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्राचार। पत्र व्यवहार को पत्राचार भी कहते हैं। अगला सवाल है, नीलम देश की राजकन्या में कौन नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठिका। नेक्स्ट सवाल है, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? तो माया के त्याग करने पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? तो माया के त्याग करने पर। अगला सवाल है, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती रहती है? गोपियाँ जो है सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण का। डी राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण का। अगला सवाल है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जो है जन्म स्थान कहाँ है? शाहीग्राम दिल्ली के निकट, या राजा
इसके बाद है वृंदावन उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, या राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जो है तुलसीदास का जन्म स्थान है। सतसई में कितने दोहे हैं? सतसई यानी फ्रेंड्स बिहारी सतसई, तो इसमें जो है कितने दोहे हैं? 700, 750, और हमारा अगला ऑप्शन है 800 या 850। तो फ्रेंड्स बिहारी सतसई की बात करें तो सतसई में कुल 700 से अधिक दोहे हैं, यानी 700 प्लस दोहे हैं। तो आपको कहीं पर 700 मिल जाएंगे ये, और कहीं पर 723 भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 750। तो सतसई में कितने दोहे हैं? तो 750 दोहे हैं। अगला सवाल है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? कवि भूषण जो है वह समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी की। कवि भूषण जो है समुद्राग्नि से शिवाजी की तुलना की है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? कवि जो विद्यापति हैं, तो विद्यापति की जो पदावली है वह किस भाषा में रचित है? हिंदी, मैथिली, संस्कृति, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। विद्यापति की जो पदावली है वह मैथिली भाषा में रचित है। कबीरदास के पुत्र का नाम क्या था? तो कबीरदास के पुत्र का नाम था कमाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल था। अगला सवाल है, उद्धव गोपियों को किस ब्राह्मण की उपासना की सीख देता है? उद्धव जो है वह गोपियों को किस ब्राह्मण की उपासना की सीख देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है महेश, सगुण ब्राह्म, या निर्गुण ब्राह्म। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण ब्राह्म। श्री कृष्ण जो है गोपियों को निर्गुण ब्राह्म की उपासना का उपदेश देते हैं। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के जो बचपन का नाम था तो वह राम बोला था। आपको याद रखना है, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। कहीं पर आपको रामबेला भी मिल जाएगा। तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है? रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है? तो बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी सतसई। अगला सवाल है, कवि रसखान ने काव्य में किसकी झांकी मिलती है? कवि रसखान के काव्य में किसकी झांकी मिलती है? तो कृष्ण के बाल रूप की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण के बाल रूप की। अगला सवाल है, भूषण के मुख्य आदर्श कौन थे? छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, या ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है चित्रकूट के हृदयराम, या ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है औरंगजेब। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि भूषण के मुख्य आदर्श कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी जो है भूषण के आदर्श थे। अगला सवाल है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? समस्या पूर्ति किस युग के लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग की लोकप्रिय पद्धति थी। अगला सवाल है, कविता को जनजीवन की धारणा पृष्ठभूमि पर किसने लाया है? कविता को जो है जनजीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कविता को जनजीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और फ्रेंड्स आपके लिए एक सवाल रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है यह कब हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ ये आपको मालूम ही होगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है। और यहाँ पर सवाल था कि कविता को जनजीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लाया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की जो है कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है? तो 2 भावनाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2। अगला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है कृति क्या है? मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कृति है वह क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, और भारत भारती रचना से ही जो है मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिए थे। अगला सवाल है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भारत भारती जो यह रचना है मैथिली शरण गुप्त का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, और इसी से जो है उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। विधवा, पंचवटी, प्रसंग, अधिवास, भिक्षुक कविताएं निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है? कविता जो है विधवा, इसके बाद है पंचवटी, प्रसंग, अधिवास, भिक्षुक, ये कविताएं जो हैं निराला के किस
कविता से संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमल। परिमल से जो है ये सारे कविताओं को लिया गया है। अगला सवाल है, अज्ञेय जी के संपादक मंडल में कौन कौन पत्रिका प्रकाशित हुई है? तो सैनिक, बिजली, विशाल भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि अज्ञेय जी के संपादक मंडल में सैनिक, बिजली और विशाल भारत जो है पत्रिका यह संपादित हुई है, प्रकाशित हुई है। पंत जी के पिता का नाम क्या था? पंत जी यानी सुमित्रा नंदन पंत के पिता क्या थे, यानी उनके पिताजी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगादत्त पंत। पंत जी के पिता का नाम था गंगादत्त पंत। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स और अंतिम सवाल, सजल है कितना सवेरा गहन, तम में जो कथा इसकी न भूला। दिए गए उपयुक्त पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता से है? ये जो पंक्तियां हैं कि सजल है कितना सवेरा गहन, तम में जो कथा इसकी न भूला, तो यह किससे संबंधित है, यानी किस कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सजल है कितना सवेरा। यही इनका शीर्षक है और इसी शीर्षक से जो यह पंक्ति है और इन्हीं शीर्षक को पंक्ति में दिया गया है कि सजल है कितना सवेरा गहन, तम में जो कथा इसकी न भूला। यह सजल है कितना सवेरा कविता की पंक्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको कमेंट में बताना है कि आपके 50 सवाल में से कितने सवाल जो है सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेकर बहुत जल्द।